पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, और उसी के साथ थोड़ी क्लैरिफिकेशन मुझे आजकल हर जगह देना पड़ रहा है। मेरा परिचय एक इतिहासकार के रूप में देते हैं, और आपको अगर बताऊं कि मेरा ट्रेनिंग कायम में हुआ तो आपको हैरानी होगी। मैं फिजिशियन एमडी इन मेडिसिन पास किया। फिर ये इतिहास से मैं क्या उलझ पड़ा, मुझे क्या लेना देना था इतिहास से। तो दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो मेरे अंदर भी कुछ चीजें टूट गई। मुझे लगता था कि भाई इस देश में मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन ये सब चल रहे हैं, ये समाज को बदल देंगे, और वो सपना जो भगत सिंह ने देखा था, अंबेडकर ने देखा था, गांधी ने देखा था, उस रास्ते पर हम चल पड़ेंगे। ये हिंदू मुसलमान का मामला क्या है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये ऊपरी मामला है। 6 दिसंबर के बाद कहीं मुझे चोट पहुंची, और तब मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया। और आज हैरानी की बात है, क्योंकि मैं ईमानदार रहना चाहता हूं अपनी बात के प्रति। आप ये मत समझिए कि मैं पेशे से इतिहासकार हूं, मैं इतिहास समझना चाहता हूं, क्योंकि आज इतिहास को नफरत का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। याद रखिए, आज अगर इतिहास को इस प्रकार से नफरत का हथियार नहीं बनाया गया होता तो बहादुर शाह जफर की जयंती इतने कम पैमाने पर नहीं होती। इस बात को याद रखिए। ये इसीलिए है जो इतिहास के माध्यम से मुसलमानों को एक डेमोनाइज किया गया है, उनका दानवीकरण किया गया है, कि एक कुछ लोगों को मिलकर बहादुर शाह जफर, जिन्होंने पहली बार जंग आजादी का नेतृत्व किया, उसके लिए हमको लोगों को जमा करना पड़ता है। एक आध बार 2-4 कार्यक्रम होते हैं, बहुत सराहनीय है। इसीलिए ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, दिल्ली में भी मेरे ख्याल से सबीना बेगम ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, या आप लोग कर रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप एक बहुत बड़ी जो चीज को छुपाया जा रहा है और उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर संदेश क्या है। मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत खूबसूरती से बहादुर शाह जफर का जीवन, उनका त्याग, किसानों का विद्रोह, दलितों का विद्रोह, दलितों की इसमें भागीदारी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात रविकांत जी ने कही। किसानों का उसमें पार्टिसिपेशन, कुछ राजा जो उससे असंतुष्ट थे उनका, और बहादुर शाह जफर का इस देश को एक देखने का जो सपना था, उसको जो लाने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से की गई है। मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वक्त कम है। मैं इस बात पर फोकस करना चाहूंगा कि आज बहादुर शाह जफर को याद करने में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है। जिस व्यक्ति के लिए हमने खड़े होकर तालियां बजाना चाहिए, नियमित रूप से किताबों में उनका होना चाहिए, उनके ऊपर किताबें, उनका जीवन और उनका संघर्ष हमारे सामने आना चाहिए, उसको इतना कम क्यों आंका जा रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। और वो मुख्य बात है, वही हमारी मुख्य राजनीतिक समस्या है। मुख्य राजनीतिक समस्या क्या है? एक तरफ से मुसलमानों को, उसी के साथ साथ क्रिश्चियंस को भी, यूपी में ज्यादा नहीं पता होगा, पर जैसे मुसलमानों का दानवीकरण किया गया है, वैसे क्रिश्चियंस का भी शुरू हो गया है। और ये तो दिखने वाली बात है, ये दिख रहा है। अरे वो जैसे अभी बहुत अच्छे तरीके से पावा जी ने बताया, दाढ़ी टोपी है तो आतंकवादी है, और उस प्रकार की समझ जो पैदा कर दी गई है, ये समझ स्वाभाविक नहीं थी। ये भारत की सभ्यता संस्कृति में इस प्रकार की समझ नहीं थी। 1857 के पहले देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले देखिए, तो हिंदू मुसलमान यहाँ उसी प्रकार के प्रेम मोहब्बत से रहता था। जहां आप हिंदू ईद पे सेवइयों का आनंद लेता है, और दिवाली पर मुसलमान दिवाली के स्वीट्स को एंजॉय करता है। ये वही परंपरा थी। ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब, मिली जुली परंपरा थी, ये हमारे जीवन का एक मुख्य आधार था। अब उसको तोड़ा कैसे गया, यही सवाल हमारे सामने है। और उसमें बात आती है कि जो ब्रिटिश शासन था,
और खास तौर से 1857 के बाद। 1857 में अलग अलग प्रकार से बहुत विस्तार से अच्छे अच्छे अध्ययन आए हैं। एक मुख्य बात याद रखिए, 1857 ने अंग्रेजों को एक सिग्नल दे दिया कि हिंदू मुसलमान यहां मिलकर रह रहे हैं। अगर बहादुर शाह जफर है तो तात्या साहब टोपे भी है, नाना साहब पेशवा भी है, झांसी की रानी भी है। एक ही बटालियन में अगर कोई मुसलमान सेनापति है तो हिंदू सिपाही भी है, हिंदू सेनापति है तो मुसलमान सिपाही भी है। तो इसमें अगर हमको राज करना है तो क्या किया जाए? राज करना है तो यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति को लाया जाए। और इसी के चलते आज एक बड़ी राजनीति ने जन्म लिया। ये उसका दिखने वाला भाग है। मुसलमान क्रिश्चियन विरोध दिखने वाला भाग है, और जो न दिखने वाले भाग है, इतना आसानी से नहीं दिखता पर है, वो है दलित और स्त्रियों के अधिकारों को दबाना। ये दोनों चीजें साथ साथ इस देश में चल रही हैं। इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य केवल मीटिंग लेकर चले जाना नहीं है। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हम इस समाज को बदलें कैसे। मैं छोटा व्यक्ति हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, पर मैं थोड़ा वक्त कैसे निकालूं कि समाज के परिवर्तन में मेरा थोड़ा योगदान हो। वही इस प्रकार की मीटिंग्स का उद्देश्य होता है, और मुझे उम्मीद है उसी बात को हम आज, इसी संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो खैर, अब ब्रिटिश आए उसके पहले एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं ये थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, सवाल बहुत सरल है और इस जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आप ये बताएंगे मुझे, भारत को आजादी कब मिली? या बहुत सरल सवाल है, आप जवाब नहीं देंगे? क्या कह रहे हैं आप? खैर, आपने पहले से जवाब दिया मेरी बात को, तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। अभी बात कहने की जा रही है कि जो मुस्लिम राजाओं का युग था वो हमारी गुलामी का युग था। इस प्रकार की बात को कहने की कोशिश की जा रही, जो संदीप पांडे जी ने बराबर पकड़ ली। और क्योंकि अभी तो आपको पता होगा ना, वो बहुत बड़ी एक्टर है, बोली 2014 के बाद आजादी मिली, 1947 का क्या है? 1947 के प्रतीक के रूप में तो महात्मा गांधी हमने रखे हैं, जो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। खैर, पहले अपने आप से सवाल कीजिए, देश की गुलामी कब कहा जाता है? मेरे हिसाब से देश की गुलामी तब कही जाती है जब यहाँ की संपत्ति को लूट कर बाहर ले जाया जाता है, जब यहाँ का प्रशासन बाहर से चलाया जाता है। यहाँ का वाइसरॉय तो होता है, पर वो जो ऑर्डर लेता है, ऑर्डर वो लेता है लंदन से, ऑर्डर लेता है दूसरी तरफ से। तो ये देश की गुलामी जो चालू होती है वो अंग्रेजों के आने के बाद चालू होती है। और दूसरा ये भी याद रखिए, यहाँ जिसको मुस्लिम युग कहते हैं, गलती से वो, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुसलमान राजा थे, पर क्या मुसलमान राजाओं ने यहाँ शरिया लगाई? क्या मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं पर उस प्रकार के शरिया या दूसरे कोई चीजें लगाई? नहीं थी। और ये प्रशासन जो था वो मिला जुला प्रशासन था। ये हम इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से जानते हैं कि जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं डिटेल में जाऊंगा, केवल 2 चीजें दूंगा। हमारे महाराष्ट्र में तो अभी आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि राजा हमारे राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करते। राजा होता है सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ, सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ एक सबसे बड़ा इंचार्ज होता है। तो खैर, इस प्रकार से जो प्रतीक बनाए जाते हैं उसमें भी धर्म का आधार नहीं था। हमारे जैसे एक ही मैं केवल उदाहरण दूंगा, और वो राजस्थान का है। आपको पता होगा, और पहली बार एक पार्टी का नाम आ रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। राजस्थान में एक बार एक सरकार आई तो उसके शिक्षा मंत्री ने कहा, ये हमारी किताबों में क्या लिखा है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर जीत गए, महाराणा प्रताप हार गए। अब मैं पढ़ के हैरान हो गया, उस किताब को पढ़ के मैं हैरान हो गया। और मैंने जब स्टडी किया तो खैर ये तो आम बात है कि ये लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ है राणा प्रताप की सेना
और अकबर की सेना को जब आप देखते हो तो अकबर उसमें है ही नहीं, अकबर इज एब्सेंट। उनको पूछने वाला कौन है, भाई तुम ड्यूटी पे हो कि नहीं? राजा को कोई पूछ नहीं सकता, अकबर नहीं है। तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व कर रहे हैं राजा मान सिंह। राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह के साथ राजपूत सिपाही भी है, दूसरी तरफ मुसलमान सिपाही भी है। तो मैं आपसे थोड़ा सा चाहता हूं कि आप भी मेरी बात में हाँ से हाँ या ना से ना मिलाएं। बताइए, अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं महाराणा प्रताप पर। महाराणा प्रताप 3000 सैनिक खुद सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके दो बड़े सेनापति हैं। एक का नाम है राम सिंह, दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। तो बताइए, राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों तरफ हिंदू है, यस। दोनों तरफ मुसलमान है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? और उसके लिए आज हम छाती पीट रहे हैं, अरे वो मुसलमान राजा, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। और वो खैर, उसमें तो खैर बहुत सारा, अभी इस क्षेत्र में हूं तो अभी एक आपको तो बहुत प्रिविलेज है उसका। खैर, टीवी के कारण, जैसे शीतल जी सिंह ने बताया कि टीवी के कारण तो हम सब भी वो देखते रहते हैं। वो अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस दिन भर कुछ नहीं कर पाया। मैं वो आकर्षक सीन देखते रहा कि जिसको उन्होंने बताया कि हम किसकी पूजा करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर वो व्यक्ति दिन में 7 बार ड्रेस बदल रहा है, और ड्रेस एक से एक आकर्षक ड्रेस, और सभी धार्मिक इससे जुड़े हुए। मैं बड़ा प्रभावित हो गया। पर फिर मैं गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने सीधा सीधा कहा कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट से मैं पूरा खुश नहीं हूं, फिर भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है, और भगवान राम का जन्म वही हुआ था, इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। तीसरी बार 1949 में वहां रामलल्ला की जो मूर्तियां रखी गई थी, 1949 में रामलल्ला की जो मूर्तियां रखी गई थी वो एक अपराध था। और 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद गिराई गई वो भी एक अपराध था। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट पूरे अपनी मजबूरियों के बावजूद ये कह रहा है। तो ये जो चीजें हमारे सामने आ गई हैं, मुसलमान राजा मंदिर तोड़े, निश्चित रूप से तोड़े, पर क्यों तोड़े? क्या केवल मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े? तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, एक किताब को जरूर रेफर कीजिएगा। वो किताब है राज तरंगिणी। कवि कल्हण राज तरंगिणी में लिखते हैं, 11वीं शताब्दी में राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे का निर्माण किया, और ये ओहदे का टाइटल आप जरा एनालाइज करके देखिए, संधि विच्छेद करके मुझे बताइए। इस ओहदे का शीर्षक था देवोत्पतन नायक। 3 शब्द है, राइट? देव उत्पतन नायक, वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा, मुसलमान राजा? हिंदू राजा। और उसके आगे लिखता है, भैया वही मूर्तियां तोड़ कर लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां उखाड़ कर लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो, पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो मंदिर तोड़े गए, मंदिरों में संपत्ति थी। आज ही मैंने एक मंदिर के बारे में पढ़ा, उसका मंदिर का 3 लाख करोड़ की कुछ संपत्ति है। पता नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा, मेरे मेमोरी के कारण भूल गया हूं। तो मंदिरों में संपत्ति होती थी, कई बार मुसलमान राजाओं ने तोड़ा, कई बार हिंदू राजाओं ने तोड़ा, कई बार सत्ता के लिए चीजें हुई। और फिर एक और बात कही गई, क्योंकि आज मैं इसलिए खास तौर से कह रहा हूं, मैं आऊंगा इस बात पर कि मुसलमान नेताओं का भी आजादी के आंदोलन में कितना योगदान था, इसको भी जरा याद रखिए। ये जो बात बहादुर शाह जफर से चालू होती है, उसको आगे देखिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लाह बख्श, जहीरुद्दीन, डॉक्टर एम ए अंसारी, इन लोगों ने किस प्रकार से गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें आजादी दिलाने में योगदान दिया, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हमारे दोस्तों को इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और उसमें मुशीरुल हसन ने तो बहुत अच्छा रिसर्च किया है, और उसकी एक सामान्य किताब भी आई हुई है, शम्सुल इस्लाम की है,
विभाजन के विरोध में भारतीय मुसलमान, आप लोग उसको रेफर कीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बात यही चल रही है कि जैसे ये सब चीजें की गई हो। अब एक बात और मैं कह दूं कि जैसे मंदिरों के बारे में कहा जा रहा है, उसी प्रकार से एक और बात कही जा रही है। ये बात भी बड़ी मजेदार है। भारत में इस्लाम कैसे फैला? तो ज्यादातर है भाई, ठीक है, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी, ऐसा ज्यादातर लोग कहा जाता है। उन्होंने लोगों को तलवार से डराया और कुरान को स्वीकृत करा दिया। अब आपने तो सुन लिया, पर कई बार मैं जाता हूँ छोटी छोटी गैदरिंग में, ये नौजवान लोग थोड़ा सोचते भी है, बोलते भी है। एक बार मैंने ऐसा कहा, लोग बोलते हैं मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान थी। तो 2-3 स्टूडेंट, लड़के लड़कियां खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। और फिर इस्लाम के जानकार मेरे गुरु और दोस्त डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, बहुत सीखा मैंने उनसे इस्लाम के बारे में। उन्होंने बताया कि जो जबरदस्ती से फैलाया जाए, जो जबरदस्ती से फैलाया जाए, वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। और यही बात जो दूसरे रूप में भी देखने को मिली, और यही बात मैंने सीखी स्वामी विवेकानंद से। आपको आश्चर्य होगा, जब यहाँ कहा जाता है कि इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया गया, मुसलमान राजाओं ने ये किया वो किया, उसके कारण आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है। और जो संदीप जी बता रहे थे कि गुजरात मॉडल आ जाता है, मुसलमान एक तरफ, हिंदू दूसरी तरफ। मैं भी जाता था, तो एक दिन मैं शाम को वर्कशॉप के बाद जा रहा था, चलो थोड़ा टहल के आएंगे। तो मैं एक तरफ जाने लगा, तो दोस्तों ने बोला उधर मत जाओ, वहां बॉर्डर है। मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है? बोले नहीं, इसके उस तरफ मुसलमान रहते हैं। तो अब बॉर्डर देश के अंदर पैदा हो गए हैं, और ये गुजरात मॉडल है जिसकी पूजा कई लोग करते हैं। खैर, अब ये स्वामी विवेकानंद भी अपनी रचनाओं में लिखते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और ये जो उन्होंने कबूल किया, सूफी संतों के प्रभाव में कबूल किया। और वही देखिए A.R. रहमान, अपने वो जो म्यूजिक डायरेक्टर जिनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, A.R. रहमान, पहले उनका नाम था दिलीप कुमार। दिलीप कुमार से A.R. रहमान कैसे बन गए? हिंदू से मुसलमान कैसे बन गए? क्या ओसामा बिन लादेन ने आकर उनको बॉम्ब दिखाया कि तू मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरे को खत्म कर देंगे? गलत। सवाल अंदर का था, मामला अंदर का था, अंदर तकलीफ थी। वो सूफी संत के प्रभाव में आए और उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया। तो खैर, ये एक बात हो गई किस प्रकार से गलत प्रचार समाज में पड़ रहा है। अब इस बात पर मैं आना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों ने देखा कि एक तरफ यहाँ की हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, और तीसरी तरफ बता दूं, इसी हिंदू मुस्लिम यूनिटी में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उस क्षेत्र में हूं जहां गंगा जमनी तहजीब है। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़ता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या उस पे बना हुआ सीरियल जो आपने अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, भारत एक खोज, श्याम बेनेगल, तो पता चलता है हिंदू मुसलमान कैसे मिलकर रहते थे। खैर, और इसी बात को तीसरी बात और बता दूं, महात्मा गांधी, उनका फोटो हम केवल लगाते हैं, पर उन्होंने क्या कहा, अब जो बात उन्होंने कही उससे मुझे लगता है महात्मा गांधी भी इतिहासकार थे। उनकी किताब हिंद स्वराज पढ़ रहा था मैं। हिंद स्वराज में पढ़ते पढ़ते आया बीच में कि यहाँ मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा रहती थी, चैन से रहती थी, हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा चैन से रहती थी, और ये अलग कोई धर्म और राजनीति का मेल नहीं होता। तो ये एक इतिहास की वो चीजें हैं जो आज, जैसे शीतल पी सिंह जी ने बताया, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, याद रखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आज चल रहा है, सहमति का निर्माण, कि मुसलमान ऐसे 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 है, क्रिश्चियन ऐसे 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 है। और उसमें सबसे मजे की बात यह है कि मुसलमान राजाओं के कैरेक्टर को चुन के पकड़ा जाता है, और जो उसकी अच्छी बातों को छिपाकर
कोई एक आध गलत बात इधर उधर हो गई तो उसके आज के मुसलमानों पर प्रतिबिंब डाला जाता है। तो ये बात अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने इसकी शुरुआत 1818 में ही कर दी थी, जब उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा और उसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। इसको जरा ख्याल से सुनिएगा। उसने कहा यहाँ जो पहले युग था वो था हिंदू युग। अब इसके बारे में भी रविकांत जी कभी बहुत डिटेल में बता सकते हैं, हिंदू शब्द कैसे आया, हिंदुत्व कैसे बना, हिंदू राष्ट्र कैसे आया, और पहले क्या केवल यहाँ हिंदू राजा थे वगैरह वगैरह, पर इसको उन्होंने कहा हिंदू युग। उसके बाद मुस्लिम युग। अब मुस्लिम युग में भी कैसे आया उसमें मैं थोड़ी देर में आता हूं। और तीसरा उन्होंने खुद के राज को कहा ब्रिटिश युग। उनकी चालाकी को अगर आप देखना हो तो यहाँ हो, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग, इस 3 के बारे में उन्होंने कहा। खैर ये सब चीजों को जब उन्होंने इस प्रकार से रखा, और ये इतिहास के तरीके को हम कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से देखना, इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से देखना। जैसे इतिहास में मजदूर नहीं है, किसान नहीं है, स्त्रियों की मेहनत नहीं है, व्यापारी नहीं है, दस्तकार नहीं है तो केवल एक राजा, उसकी बहुत सारी बीवियां या पत्नियां, और उसका ऐशो आराम और उसकी लग्जरी, और उसका भी धर्म को लेकर उन्होंने इतिहास को याद रखा। खैर एनीवे, ब्रिटिश यहाँ आए और ये हमारी गुलामी की शुरुआत थी। क्यों गुलामी की शुरुआत थी? यहां से वो कोई रहे तो सही, उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो चलता था लंदन से, और एडमिनिस्ट्रेशन लंदन से चलता था तो मुख्य रूप से वो यहां 3 उन्होंने परिवर्तन लाए। थैंक यू। 3 परिवर्तन लाए। पहला परिवर्तन था यहां से संपत्ति को लूट के ले जाने के लिए, और ये याद रखिए केवल यहां से कोहिनूर नहीं ले गए, वो यहां से हजारों करोड़ों की संपत्ति ले गए, हमारे अनाज तक को ले गए, और जिसके कारण वो जो बहुत बड़ा बंगाल का फेमीन हुआ था, बंगाल का अकाल हुआ था, वो इसी, यहाँ अनाज की कमी नहीं थी पर अनाज को ले जाया गया ब्रिटिश आर्मी के रिजर्व के लिए। और इसके लिए खैर जो परिवर्तन चालू है, मोटे तौर पर बताऊंगा कि 3 प्रकार के परिवर्तन आए। पहले आया ट्रांसपोर्ट में, बैलगाड़ी के बदले रेलगाड़ी आ गई। और थोड़ा आपसे मैं पूछना चाहता हूं बीच बीच में, ब्रिटिश वाइसराय कलकत्ता में रहता है, उसको यहाँ के ऑफिसर्स को लेटर्स भेजने रहते हैं। तो आप जरा मुझे बताएंगे ब्रिटिश वाइसराय के आने के पहले, ब्रिटिश के आने के पहले पत्र कौन ले जाता था? नहीं पता आपको? कबूतर। आपका बहुत धन्यवाद। पर कबूतर का एक प्रॉब्लम आपको बता दूं, कबूतर जनरली लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते थे। एनीवे, तो अंग्रेजों ने बोला ये हमारे क्या काम का, इसके बदले बुलाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। पहले आया रेल, फिर आया मेल, और इसके बाद आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था, और आधुनिक न्याय व्यवस्था के साथ जेल। ठीक है, तो याद रखने के लिए आसान होगा, रेल, मेल, और इसी के साथ 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। व्यापारी उद्योगपति जिन्होंने फैक्ट्रियां डाली, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, उसमें काम करने वाले मजदूर, और तीसरा आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये 3 वर्गों को मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग। और दूसरी तरफ जो पुराने वर्ग थे वो खत्म नहीं हुए। राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, जमींदारी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया। और यहां से ये मेरा सेंट्रल पॉइंट ये है, सांप्रदायिकता को समझने का सेंट्रल पॉइंट यही है कि इधर के उभरते वर्गों में से कुछ संगठन बने और इधर के वर्गों में से कुछ संगठन बने। इनके केवल नाम को पहचानिए, नाम से उनका राजनीतिक एजेंडा क्लियर हो जाएगा। इधर से पहले अब मैं व्यक्तियों का नाम लेता हूं, पार्टी का नाम आप सोच लीजिएगा। पहले व्यक्ति है शहीद आजम भगत सिंह, और उनके पार्टी का नाम अभी बताया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और दूसरे व्यक्ति हैं भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने तो बहुत सारे संगठन बनाए, अंत में जाकर उन्होंने एक संगठन बनाया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की रूपरेखा रखी, याद रखिएगा। और तीसरे का जवाब आपको देना पड़ेगा,
और तीसरे का जवाब यह है कि इस संगठन के 4 नेताओं के नाम मैं बोल रहा हूं। अभी तक एक एक नेता का नाम लिया, अभी मैं 4 नाम दे रहा हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। संगठन का नाम? जवाब तो सही है पर बड़ा कंजूसी वाला जवाब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये नामों को जरा पैटर्न को ख्याल रखिए। अब राजा नवाब जमींदार जागीरदार, यहाँ एक और मजेदार बात हुई, उनकी सत्ता कम होने लग गई। इधर से इसी परिवर्तनों के साथ ज्योतिराव फुले आते हैं, दलितों के बीच में शिक्षा को ले जाते हैं। सावित्रीबाई फुले जी लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं। आज मुझे अच्छा लगता है, ऑडियंस में पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं। ये बात 150 साल पहले संभव नहीं थी और इसके लिए सावित्रीबाई फुले एक क्रांति ज्योति के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये 5 परिवर्तन जब आते हैं, व्यापारी, उद्योगपति, फैक्ट्रियां, मजदूर वर्ग, बहादुरी के, दलितों के बीच में शिक्षा और स्त्रियों के बीच में शिक्षा, तो ये पुराने वर्ग के लोग जो थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये कुछ संगठनों को खड़ा करते हैं। और इन संगठनों में शुरू में केवल राजा होते हैं, नवाब होते हैं, जमींदार, जागीरदार होते हैं। बाद में चलकर कुछ शिक्षित, वकील, बड़े पढ़े लिखे लोग, सवर्ण लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। और यहाँ मैं आपको सामने 2 नाम पूछूंगा। एक है अहमद अली जिन्ना, पार्टी का नाम? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दूसरे विनायक दामोदर सावरकर, वो बाद में उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की ना, माफी नामे पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो लंबी कहानी है, छोड़ देता हूँ। उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की 1936, कौन सी? हिंदू मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और इधर देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो लोग पूरे भारत की कल्पना कर रहे थे, वो नाम के आगे धर्म नहीं लगा रहे थे। और इधर जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदारों के बीच में से पार्टियां आई, वो अपने नाम के सामने धर्म लगा रहे थे। और आज खैर जब मैं सुनता हूं, इन लोगों ने सबसे पहले कहा, जब इनकी सत्ता कमजोर हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमारा धर्म खतरे में है। मुसलमान नवाब क्या बोला? इस्लाम खतरे में। तो हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू खतरे में। आजकल भी चल रहा है ना हिंदू खतरे में, क्योंकि अभी जैसे जैसे उस नाम की पार्टी ऊपर आ रही है, तो हिंदू पे खतरा बढ़ता जा रहा है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, ये इंसिडेंटल हो रहा है। तो दोस्तों, ये झगड़ा वास्तव में देखा जाए तो हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये झगड़ा है, ये संघर्ष है 2 प्रकार के मूल्यों का। एक तरफ इधर से, ये आखिरी पॉइंट कि इधर से आते हैं, एक मैं व्यक्ति को ले लेता हूं, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर को, और इधर से मैं लेता हूं के सुदर्शन। नाम सुना है? सुना है तो ठीक, नहीं सुना तो और भी अच्छा। एनीवे, तो इधर से मैं ले लेता हूं बाबा साहब आम्बेडकर को, चौधार तालाब का आंदोलन, कालाराम मंदिर का आंदोलन, और उसके बाद वो एक किताब को जलाते हैं। कौन सी किताब है? मनुस्मृति को जलाते समय बाबा साहब ने कहा होगा, इस किताब में स्त्री और शूद्रों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और यही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय संविधान हमको क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और जो मैं के सुदर्शन जी की बात कर रहा था, जी मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं। एनीवे, उन्होंने 2000 में मुखिया बने वो संगठन के, वो आप जानते होंगे ना, पहले हाफ पैंट पहनते थे, हाँ वही। तो उन्होंने संगठन के मुखिया बने, बोले भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। कौन सी वो किताब है? भारतीय धर्म ग्रंथ वाला किधर है? उनका इशारा है। तो ये मामला इस तरफ है, एक तरफ अंबेडकर, मनुस्मृति आउट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों पे अटैक और पुराने मूल्यों को लाने की कोशिश। खैर 1925 में जब वो संगठन बना तो उसके 2 आधार थे। केवल मुस्लिम विरोध उसका आधार नहीं था, वो केवल दिखता था। मुख्य जो एक दूसरा कारण था वो ये कि यहाँ के दलित
सामने आ रहे थे, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी, और दलितों के सामने आने का जो उदाहरण था वो नागपुर के विदर्भ एरिया में एक आंदोलन चल रहा था जिसने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ये उसके कारण था। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आज हम जिस बात पे खड़े हैं, मेरी समझ है कि एक तरफ मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को एक कॉर्नर में ढकेलने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ दलितों को, आदिवासियों को, उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश है, तीसरी तरफ स्त्रियों को भी दुय्यम दर्जे पर ढकेलने की कोशिश है। तो खैर, मैं इसके विस्तार में न जाकर केवल इतना कहना चाहूंगा, आज एक बहुत कठिन समय है और हम सबको जो एक बेहतर समाज चाहते हैं, समाज में कुछ करने की जरूरत है। और वो क्या है? वो सवाल ये है कि बहादुर शाह जफर से जो आंदोलन चालू हुआ इस देश के लिए, जो महात्मा गांधी जिसको पीक पर ले गए, उस सपने को वापस लाना। और इसमें सबसे बड़ा अवरोध है, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, डोंट वरी, मुझे टेंशन में बताइए, मेरा आखिरी पॉइंट है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात मेरी है ये है। और यहाँ मैं थोड़ा सा एक उसका उदाहरण दूंगा। वो एक आपने इसका नाम सुना है क्या? येल यूनिवर्सिटी आपने सुना है? वेरी गुड। मैंने नहीं सुना था। तो मैंने कैसे सुना? वो अपनी जो MHRD मिनिस्टर थी ना, जो सास भी कभी बहू में भी थी, अब वो मिनिस्टर बनी तो लोगों ने बोला तो इतनी कम पढ़ी लिखी है। उन्होंने बोला मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूं। मैं बहुत प्रभावित हो गया और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया इकोनॉमिक टाइम्स में, वो था जहां भी दंगे करवाए जाते हैं, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं, जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पार्टी का नाम आप गेस कर लीजिए। तो मेरा 4 लेवल मॉडल है। नंबर 1, गलत फहमियां फैलाओ, रॉन्ग नोशंस। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के लिए मंदिर तोड़े गए, जबरदस्ती ये हुआ, आतंकवादी है, 4 बीवियां 20 बच्चे, हर एक चीज पर 1-1 घंटा बोला जा सकता है। डोंट वरी, मैं नहीं लूंगा टाइम। तो पहले गलत धारणाएं, गलत धारणाओं के आधार पर नफरत, और नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। मेरा विश्वास है अगर समाज में नफरत न हो तो दंगे फैलाए नहीं जा सकते। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपको, मेरे को समाज में योगदान करना है तो ये जो गलत धारणाएं हैं, बाबर विदेशी था, अरे भाई बाबर क्यों आया यहाँ? राणा सांगा ने उसको बोला आ जाओ, अपन मिलके इब्राहिम लोदी को हराएंगे। ये कोई हिंदू धर्म का मामला नहीं था और कोई उस समय बाउंड्री थी नहीं, यूनाइटेड नेशंस नहीं था, फ्लूइड बाउंड्री, आओ जाओ चलते रहो। चोला राजा सिलोन पे जाके राज्य करते हैं, नो प्रॉब्लम, उस काम को अभिमान होता है। अगर चोला राजा सिलोन पे जाके राज्य करते हैं तो हमको अभिमान होता है, पर बाबर को काबुल से राणा सांगा बुलाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, पहले गौतम बुद्ध कहते हैं अत्त दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। और उसके लिए हमारे दिमाग में ये जो सब चीजें हैं उसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ खुद के अलावा लोगों तक इस बात को ले जाना जरूरी है। मेरे दोस्त ने शायद इस बात को कहा, आज सबसे जरूरी ये बात है हम अपने सेमिनार्स में, लेक्चर्स में जरूर रहें, पर उसी के साथ साथ क्या हम हर एक मोहल्ले में, हर एक एरिया में जहां मौका मिलता है, क्या हम ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं? मुझे एक बात अच्छी लगती है और वो ये कि हमारे पास काफी मटेरियल है। रोमिला थॉपर हो, इरफान हबीब हो, हरबंस मुखिया हो, विपिन चंद्र हो, इन इतिहासकारों ने बहुत अच्छी चीज हमारे सामने रखी है। उसको समझकर उसको सरल करने वाली भी चीजें आई है। और आजकल तो हम सोशल मीडिया के बारे में खराब भी कहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा भी किया जा सकता है। वीडियोस हैं, 300-400 वीडियोस हैं, 500 वीडियो हैं, आनंद पटवर्धन के धन की सुंदर फिल्में हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में एक अड्डा बनाएंगे, 15 दिन में, महीने में एक बार मिलेंगे, कम्युनिटी की चर्चा करेंगे और उसी के साथ कुछ वीडियोस देखेंगे, फिल्में दिखाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, मिलजुल कर त्योहार बनाएंगे और भारत को उस दिशा पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो हमारे मध्ययुगीन काल में हिंदू मुसलमान की एकता थी, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं।
सूफी संतों की परंपरा हो, भक्ति संतों की परंपरा हो, और आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एनी बेसेंट, ये हो, इन मूल्यों को अगर हम आगे ले सके तो निश्चित रूप से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और अंत में मैं संदीप जी को थोड़ा सा एक माइनर करेक्शन दे दूं। बिल्किस बानो के केस में कांग्रेस ने आवाज उठाई थी, इस बात को आप जरा चेक कर लीजिएगा। और आप पार्टी तो खैर नहीं उठाई, और पर कांग्रेस ने इस पे आवाज उठाई थी। तो अब उस बात पे मैं नहीं जाता कि चुनावी लेवल पे क्या करना चाहिए, वो आपका सवाल है,